अस्थमा। पिछले वीडियो में हमने अस्थमा का एनाटोमी, पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, डायग्नोसिस यहाँ तक पढ़ा था। जैसे कि हमें पता है अस्थमा में क्या होता है, एयरवेज में हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्सपोजर के कारण। इसी को हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा में मेनली TH2 ज़्यादा हो जाता है TH1 के कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें वैगल रिसेप्टर का स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज वेस्कुलर परमिलिटी और म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो म्यूकस प्रोडक्शन है ये एक्यूट और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। अगर लेट फेज में देखना चाहें तो क्या दिखेगा, ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मेडिएटर और एपिथेलियम का डैमेज होगा। ठीक है, इस्नोफिल जो होता है एयरवेज में वो मेजर बेसिक प्रोटीन होता है, जिसके कारण एपिथेलियल का डैमेज होता है। ठीक है, एक्सरसाइज के कारण लॉस ऑफ वाटर और हीट ज़्यादा होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और वाटर लॉस के कारण म्यूकस क्या है, ज़्यादा सेक्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा, मास सेल ज़्यादा सेक्रिएट होगा और इसके कारण अस्थमा ज़्यादा होता है। कौन सा? तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा में क्या बताए थे, इंटरनल कॉज होगा, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब। इसके कारण क्या होता है, जैसे कि एस्पिरिन ही समझ लीजिए, जिससे क्या होगा, एराकिडोनिक एसिड में शिफ्ट होने लगेगा, तो इसके कारण लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे स्टार्ट होगा, जिसके कारण ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल देखेंगे अस्थमा का COPD से क्या होता है, तो इसमें रिवर्सिबल FEV1 होता है। ठीक है, कैसे? तो अगर ब्रोंकोडायलेटर का यूज करेंगे तब। यहाँ तक समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स, हमने फीचर्स में क्या क्या इसमें देखा है, तो इसमें मेनली पैथोजेनेसिस में क्या देखा, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक में। तो एक्सट्रिंसिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, एक्सट्रिंसिक एंटीजन के एक्सपोजर के कारण होता है। ये नॉन इम्यून मैकेनिज्म है जो इंट्रिंसिक बॉडी स्टिमुलाई के कारण होता है। एक्सट्रिंसिक ज़्यादा चाइल्ड में देखने को मिलता है और इंट्रिंसिक ज़्यादा एडल्ट में देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री एक्सट्रिंसिक में प्रेजेंट है, लेकिन इंट्रिंसिक में फैमिली हिस्ट्री एब्सेंट है। ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको समझ लीजिए। एक्सट्रिंसिक बाहर का फैक्टर, तो ये फैमिली हिस्ट्री से आया है। इंट्रिंसिक ये हमारे अंदर की बातें हैं, तो ये फैमिली से नहीं आया है। पहले एलर्जी हुआ है, ये भी एक्सट्रिंसिक में होता है, इंट्रिंसिक में नहीं होता है। इंक्रीज IgE ये भी एक्सट्रिंसिक में होता है, नॉर्मल होता है इंट्रिंसिक में। स्किन टेस्ट में पॉजिटिव आता है एक्सट्रिंसिक, निगेटिव होता है इंट्रिंसिक। लेकिन COPD ये हमारा इंट्रिंसिक में आएगा और एक्सट्रिंसिक में रेयर देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सट्रिंसिक में एटोपिक या एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, एलर्जी ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परगिलस। यही इंट्रिंसिक की बात करें तो कुछ ड्रग जैसे कि एस्पिरिन, वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड एक्सपोजर, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो इंटरल्यूकिन 13 है ना, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए तो वह स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है ब्रोंकियल अस्थमा का। ADAM33 अनदर जीन होता है, जिसके कारण मेनली स्मूथ मसल सेल और फाइब्रोब्लास्ट में क्या देखेंगे, प्रोफरेशन देखेंगे, जिसके कारण हाइपर रिएक्टिविटी और सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में हमने क्या देखा था, बीजिंग, कफ और सीवियर डिस्पनिया। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है, मार्फोलॉजी में, तो इसमें आपको 3C देखने को मिलेगा। 3C कहने का क्या मतलब है, स्पुतुम जब फाइंडिंग करेंगे तो उसमें 3C रहेगा। पहला चारकोट लेदेन क्रिस्टल, दूसरा क्रसमैन स्पाइरल, तीसरा क्रियोलर बोदीज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये तीनों C क्या होता है, तो मार्फोलॉजी में देखेंगे तो जब हम मैक्रोस्कोपिक फाइंडिंग देखेंगे तो देखेंगे ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में ऑक्लूजन आ रहा है म्यूकस प्लग के कारण। तब हम अगर हिस्टोलॉजिकली देखें तो देखेंगे क्या, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस्नोफिल है, इसी को हम कहते हैं चारकोट लेदेन क्लिस्टर।
कंपोज्ड ऑफ इस्नोफिल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड गैलेक्टिन 10। ठीक है। दूसरा क्या है, क्रसमैन स्पाइरल। जब ये मेनली जो एयरवेज एपिथेलियम है उसका सेद का फ्लोर मिलेगा। ठीक है, पिक्चर अभी दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब एक है क्रियोला बोदीज। ये क्या है क्रियोला बोदीज? तो स्ट्रक्चर चेंजेस जब होता है ब्रोंकियल वॉल में, जिसको हम एयरवेज रिमॉडलिंग कहते हैं, इसके कारण क्या होगा, इस्नोफिलिक में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इदीमा देखने को मिलेगा ब्रोंकियल वॉल में, जिसके कारण सब मुकोसल ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, ब्रोंकियल वॉल का हाइपरट्रोफी हो जाएगा स्मूथ मसल का। उसके बाद सब एपिथेलियल कोलाजन जो है उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल अगर प्रेजेंट होने लगेगा स्पूतुम में तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रियोला बोदिज कहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम तीनों का, ये जो पहला पिक्चर दिख रहा है क्रिस्टल टाइप का, इस तरह से क्रिस्टल बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं चारकोट लेडेन क्रिस्टल। ये मेनली कंपोज होता है इस्नोफिलिक मेम्ब्रेन का, और जिसमें कौन सा प्रोटीन होता है, गैलेक्टिन 10 प्रोटीन होता है। ये जो इस तरह का शेडिंग दिख रहा है इसी को हम कहते हैं क्रसमैन स्पाइरल। ठीक है, देखिए इसमें भी क्रिस्टल थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर है। ये कहाँ देखा गया है, तो सेलिन प्रिपरेशन जब स्टूल का किए थे तब ये देखे थे। ये जो चारकोल लेदेन क्रिस्टल है ये माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल है, कंपोज होता है इस्नोफिलिक प्रोटीन गैलेक्टिन 10। ये एलर्जिक डिसीज में पाया जाता है, जैसे कि अस्थमा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि पैरासाइटिक निमोनिया, एस्केरियासिस। क्रसमैन स्पाइरल जो है वो मेनली फाइंडिंग माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होता है स्पूतुम में, जो एस्थमेटिक पेशेंट में देखा जाता है। ये स्पाइरल शेप का म्यूकस प्लग होता है जो सब एपिथेलियल म्यूकस ग्लैंड के होता है। ठीक है, ये देखिए ये अभी पिक्चर दिखाए थे, ये थोड़ा इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। तीसरा क्या था, क्रियोलर बोदीज। अगर ये तीनों प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या है, उसको अस्थमा पक्का है। अब क्रियोलर बोदीज क्या है, ये हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग होता है जो इंडिकेट करता है अस्थमा को। ये स्पूतुम में पाया जाता है। सेलिएटेड कॉलुमनर सेल होता है जो स्लफ होता है कहाँ से, तो ब्रोंकियल म्यूकोसा से। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। जब बात ट्रीटमेंट की आती है ना, तो ट्रीटमेंट में दो तरह का दिया जाता है, या तो इसके जो सिम्टम है उससे रिलीफ दे, रिलैक्स करे, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलीवर कहते हैं, RELIEVER। ये क्या करता है, ये सिम्टम को रिलीफ करता है, मतलब कि स्मूथ हेयरवेज को रिलैक्स करने का काम करता है। इसका इन्फ्लामेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें है बीटा 2 एगोनिस्ट जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है, एंटीकोलिनर्जिक, और तीसरा थियोफाइलिन। ठीक है, अब आ गया कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को रोकता है। इसमें कौन सा आ जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, एंटील्यूकोट्राइन्स, क्रोमोन्स और इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहले अब एक्सप्लेन करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट का। अगर इसका मोड ऑफ एक्शन देखें ना, तो ये क्या करेगा, बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जो जाकर कपल होगा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। और जैसे ही ये जब कपल होगा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन से, तो एडिनाइल सैकरेज जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जो इंक्रीज करता है CAMP, इंट्रासेलुलर CAMP को, और जिसके कारण हमारा स्मूथ मसल से रिलैक्स हो जाता है। नॉन ब्रोंकियोडाइलेटर इफेक्ट इसका क्या क्या है, तो ये मासल मेडिएटर रिलीज को इनहिबिट करता है, प्लाज्मा एक्सुडेशन को कम करता है, उसके बाद सेंसरी नर्व एक्टिवेशन को भी रोकता है। अब ये जो बीटा 2 है ये एगोनिस्ट ये दो तरह का होता है, एक तो शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े समय के लिए जो रिलीफ दो, लॉन्ग एक्टिंग जो ज़्यादा समय के लिए हो। तो शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा हो जाएगा, एल्बुटेरॉल, दूसरा तरबुतालिन। अल्बुटेरॉल और तरबुतालिन ये मेनली इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 3 से 6 घंटे के लिए होता है। और इसको हम कैसे लेते हैं, तो इन्हेलेशन के थ्रू लेते हैं। ये मेनली प्रिवेंट करता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा से। इसको एक्सरसाइज से पहले लिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन सा हो जाएगा, सेल
मेतेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, ठीक है, इंदा कैतेरॉल, ठीक है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, कितने समय तक ये रिलीव करेगा, तो 12 घंटे तक। इसको क्या करेंगे, जैसे कि सेल्मेटेरॉल या फॉर्मोटेरॉल है, इसको 2 बार लिया जाता है इनहेरिशन के थ्रू, लेकिन इंडाकेटेरॉल, ओलोदातेरॉल और विलेंटेरॉल इसको सिर्फ एक दिन में एक बार लेते हैं, ठीक है। अगर ये ले रहे हैं should not be given in the absence of ICL थेरेपी। अगर ये जो लॉन्ग एक्टिंग थेरेपी कर रहे हैं ना बीटा एगोनिस्ट, तो इसको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ दिया जाता है, क्योंकि ये अकेले इन्फ्लामेशन को कंट्रोल नहीं करेगा। इसको क्या किया जाता है, तो कंबाइन किया जाता है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लावा हैज रिप्लेस द रेगुलर यूज ऑफ सावा। अब सावा और लावा समझिए। सावा क्या होता है, SABA सावा, LABA लावा। अभी पढ़ रहे थे ना शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग थोड़े समय के लिए, लॉन्ग एक्टिंग ज़्यादा समय के लिए। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग देंगे तो इसके साथ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जरूर देंगे। इसलिए अब क्या हो गया है ना, सावा के जगह लोग ज़्यादा लावा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करने लगे हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो मसल ट्रिमर हो सकता है, पल्पेशन हो सकता है बूढ़ों में, और अगर स्केलेटल मसल का बात करें तो उसमें हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। सेफ्टी, तो इसमें क्या है, इसमें मेनली जब सेफ्टी की बात करें तो क्या बोले, जो सावा है ना उसको ज़्यादा यूज करने से धीरे धीरे वो अस्थमा के लिए बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा जो शरीर है उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। तो जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, अस्थमा रिलेटेड डेथ देखने को मिलता है। लावा अगर ICS के साथ कंबाइन करके दें तो कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाता है। अब देखते हैं इसका तीसरा एंटीकोलिनर्जिक। इसमें M3 रिसेप्टर जो मेनली स्मूथ सेल और ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो आप कौन सा देखेंगे, कौन सा ड्रग, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देखेंगे। इसमें मेनली M3 रिसेप्टर पर ये वर्क करता है। M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल सेल में और ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो इसका क्लिनिकल यूज क्या है, तो इसका क्लिनिकल यूज पहले कौन कौन सा है ये देखते हैं। तो पहला जो है वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। और क्या है, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलेरिक एंटागोनिस्ट जिसको हम कहते हैं लामा। इसमें 2 ड्रग आता है लामा में, कौन कौन सा, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड, और दूसरा कौन सा आता है, ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड। मतलब ये जो लामा है इसमें ब्रोमाइड आएगा तो जिससे हम समझ जाएंगे। लामा क्या होता है, तो यूज होता है एडिशनल ब्रोंको डायलेटर की तरह अस्थमा पेशेंट में जिसको सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहा है। लावा और ICS देने के बाद भी अगर सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें एक एडिशनल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं लामा। लामा का काम क्या है, तो ये प्रिवेंट करता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को और ये म्यूकस सेक्रिएशन से भी बचाता है। ये लेस इफेक्टिव होता है बीटा 2 एगोनिस्ट से, क्योंकि ये सिर्फ इनहेबिट करता है क्लोनर्जिक कंपोनेंट ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसका यूजुअली कोई ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मोस्ट कॉमन में ड्राई माउथ होगा, मतलब मुंह सूखेगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा और ग्लाउकोमा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो ड्रग यूज कर सकते हैं उसका नाम है थियोफाइलिन, PHYLLIN, थियोफाइलिन। इसका यूज क्या है, तो ये यूज होता है ओरल ब्रोंकोडायलेटर के रूप में, ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है और नहीं ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मोआ देखते हैं तो पता चलेगा साइड इफ़ेक्ट क्या है। मोआ में ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्टरेज को, जिसके कारण साइक्लिक AMP बढ़ जाता है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्या है, तो ये
मेनली क्या करता है, जो थियोफाइलिन है वो एक्टिवेट करता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज 2 को, जिसके कारण जो इन्फ्लामेटरी जीन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है। क्लिनिकल यूज तो ये ओरली दिया जाता है, स्लो रिलीज प्रिपरेशन किया जाता है। कैसे, तो ओरल ट्वाइस अ डे। ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। 10 से 20 मिलीग्राम पर लीटर देंगे तो ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करेगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये यूज होता है सीवियर अस्थमा में जो रिफ्रैक्ट्री होता है सावा का। जो अमाइनोफाइलिन है वो दिया जाता है स्लो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, तो जैसे कि हमें अभी ऊपर देखा, ये फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिशन करता है, तो इसके कारण मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो होगा मेनली नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक। ठीक है। और लेस कॉमन जो होगा वो डायरेसिस और पल्पिटेशन होगा। और जो सबसे डराने वाले एडवर्स आउटकम है वो हैं कार्डिक एरिथमास, एपिलेप्टिक सीजर और कभी कभी डेथ। ये होता क्यों है, तो एडिनोसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होने के कारण। ठीक है। ये रियली ऑब्जर्व हुआ है। जब अगर हम जो डोज है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम देंगे तो ये सब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो मेटाबोलाइज्ड होता है वो होता है लीवर के CYP450 एंजाइम के द्वारा, और अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो CYP450 के इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, तो एरिथ्रोमाइसिन और एलोप्यूरिनॉल के द्वारा सही करेंगे। अगला क्या है, तो अब इनहेल्ड देखते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन सा आता है। ठीक है। तो इनहेल्ड में सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, क्योंकि अगला जो ड्रग है वो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो ये मोस्ट इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है अस्थमा थेरेपी के लिए। ये मेजर इसका क्या काम है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। अस्थमा तो 2 ही कारण से होता है, एक तो म्यूकस और एक इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाने के कारण। तो ये इन्फ्लामेशन को रोकती है, ये स्विच अप करती है NF-κB को, जिसके कारण जो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जिसके और क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है HDACT को, जो रिवर्स करता है हिस्टोन एसिटाइलेजेशन को। ये एक्टिवेट करता है MAP काइनेज फॉस्फेटेज 1 को, इंक्रीज करता है एक्सप्रेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर को। तो इसका क्लिनिकल यूज ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है किसके लिए, तो परसिस्टेंट अस्थमा, जिसको बहुत दिन से अस्थमा हो रहा है। ठीक है। और क्या होता है, ये मेनली डेली 2 बार दिया जाता है। रेपिडली इम्प्रूव करता है अस्थमा के सिम्टम को, प्रिवेंट करता है, और जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है या नॉक्टर्नल एक्सर्वेशन है उसको ये सही करता है। कैसे, तो एयरवेज के हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को ये क्या करके रिड्यूस करके। ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट में हॉर्सनेस, जिसको हम डिस्फोनिया और ओरल कैंडिडाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन सा आता है, तो इसमें मेनली जो भी ड्रग्स आते हैं उसके 3 काम होते हैं, या तो वो लो दिया जाता है, या हाई दिया जाता है, या मीडियम दिया जाता है। तो जो मेन ड्रग्स है वो है डिक्लोमेथासोन डायप्रोपिनेट। ठीक है। और कौन कौन सा और है, ये DPI का फुल फॉर्म क्या है, DPI मेनली दिया जाता है ड्राई पाउडर इनहेलर, मतलब कि ये इनहेलर की तरह यूज होता है ड्राई पाउडर। वो कौन सा है, तब बुद्धिसोनाइड। ठीक है। और कौन कौन सा है, तो देखिए इसमें जो ड्रग्स हैं वो बांटा हुआ है, या तो वो ड्राई पाउडर की तरह इनहेलर करेंगे, या फिर क्या करेंगे, HFA हाइड्रोफ्लोरो अल्केन प्रोपेरेंट की तरह काम करेंगे। ठीक। इनहेल्ड पढ़ लिया। अब देखते हैं सिस्टेमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या काम है। इसमें मेनली हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल प्रिडनिसोन आता है। ये IV और ओरली दिया जाता है सीवियर अस्थमा में, सिस्टेमेटिक सीवियर अस्थमा में दिया जाता है। बहुत स्टडी बोला है कि ओरल अगर इसको देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को तो ये इफ़ेक्टिव होता है और इक्वल टू
एडमिनिस्टर करने में इजी पड़ता है। इसको हम ओरल देते हैं प्रिडनिसोन की तरह, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? एक्यूट जो अस्थमा होता है ना, उसको सही करने के लिए, ठीक है। इसमें हम मेनली बोन्स डेंसिटी को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वह है ट्रंकल ओबेसिटी, ब्रूसिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक अल्सरेशन, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, डिप्रेशन और कैटरैक्ट। इसके बाद जो ड्रग्स है उसका नाम है एंटी ल्यूकोट्राइन। इसमें हम कौन सा ड्रग्स देते हैं? इसमें हम देते हैं मोन्तेलुकास्ट। ये तो नाम सुना भी होगा। ये क्या करता है? तो ये ब्लॉक करता है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर को, ठीक है। ये यूजफुल होता है एड ऑन थेरेपी में, मतलब किसी के साथ देने में। तो गीना 2020 के अनुसार इसका जो है वो अप्रोप्रिएट इनिशियल कंट्रोलर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। ये उन पेशेंट के लिए है जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको या तो उनमें यूज नहीं कर सकते या उनको मन नहीं करता यूज करने का, वो ये एंटी ल्यूकोट्राइन यूज कर सकते हैं। या जो फिर जिनमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, या किन्हीं को एलर्जिक राइनाइटिस है तो वो फिर क्या लेंगे? मोन्तेल्यूकास्ट लेंगे, ठीक है। अदर कंट्रोलर थेरेपी में क्या आएगा? तो क्रीमोन्स, स्टेरॉयड स्पेयरिंग थेरेपी, एंटी IL-5 और एंटी IgE। एंटी IgE में कौन सा ड्रग्स आता है? इसमें जो ड्रग्स आएगा वो है ओमालीजुमाब। ये सब कंटेनियस दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड पेशेंट इसको ले सकते हैं। दूसरा कौन सा है? तो क्रीमोन्स। क्रीमोन्स जो है इसमें क्रोमोलिन सोडियम के फॉर्म में आता है या फिर नेदो क्रोमिल सोडियम के फॉर्म में आता है। ये इनहेबिट करता है मास्ट सेल को, सेंसरी नर्व एक्टिवेशन को, इफेक्टिव होता है ये जो भी चीज़ ट्रिगर करते हैं ना अस्थमा को, उसको ब्लॉक करने में, जिसको, ठीक है। ये शॉर्ट एक्शन इसका होता है। ये 4 टाइम्स दिया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। जो मेनली आज के दिन में क्या होता है, ये रिप्लेस कर गया है लो डोजेज ऑफ ICS को। इसके बाद क्या है? इसके बाद है एंटी इंटरल्यूकिन 5। अब इंटरल्यूकिन 5 में 2 तरह का ब्लॉकर आता है। एक है इंटरल्यूकिन 5 ब्लॉकर, दूसरा इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर ब्लॉकर। जो ब्लॉकर है जो पूरे को ब्लॉक करता है उसमें कौन सा आता है? मेपोलिजुमाब, ठीक है। और जो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है उसमें कौन सा आता है? तब बेनरारीजुमाब। स्पेलिंग लिख देती हूँ, बेनरारीजुमाब, ठीक है। स्टेरॉयड स्पेयरिंग थेरेपी, इसमें आ जाएगा मिथोट्रिजेट, साइक्लोस्पोरिन ए, अजाथ्रायोप्राइन, गोल्ड, IV गामा ग्लोबुलिन। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। और भी कौन कौन से आते हैं इसके कंट्रोलर में? तो इसके कंट्रोलर में इम्यूनोथेरेपी, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी और फ्यूचर थेरेपी में आता है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होंगे? तो इसमें हम इंजेक्शन डालेंगे जिस कारण से थेरेपी होता है ना वो सही हो जाए, लेकिन यह मेनली रिकमेंडेड में नहीं आता है। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, इसमें हम थर्मल एनर्जी यूज करते हैं एयरवेज को, स्मूथ एयरवेज को सही करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? अस्थमा का कंट्रोल सही हो जाता है, लेकिन ये हाईली सिलेक्टेड पेशेंट में किया जाता है। मैनेजमेंट मेनली क्या होगा? तो कंसर्न विथ सावा ओनली ट्रीटमेंट। रेगुलर यूज ऑफ सावा क्या करेगा? इंक्रीज कर देता है एलर्जिक रिस्पॉन्स, एयरवेज इन्फ्लामेशन को, जो मेनली रिड्यूस होता है ब्रोंको डायलेटर के द्वारा, ठीक है। ओवर यूज ऑफ सावा, मतलब सावा तो सही है, लेकिन क्या होगा अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो ये क्या होगा? धीरे धीरे हमारा बॉडी उसके में क्या हो जाएगा? इवाल्युएट कर जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा, जिसके कारण फिर इसके इफ़ेक्ट
कम हो जाते हैं। ओवर यूज ऑफ सावा मतलब कितना, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 कैनिस्टर पर ईयर एसोसिएटेड होता है ये अस्थमा को दोबारा इंक्रीज करने में। और डिस्पेंसिंग ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 सावा कैनिस्टर इन ए ईयर एसोसिएटेड होता है इंक्रीज द रिस्क ऑफ अस्थमा रिलेटेड डेथ। अगर 3 से ज़्यादा यूज करेंगे कैनिस्टर तो ये हमारे ये अस्थमा के सिम्टम को बढ़ा देगा, और 12 से ज़्यादा यूज करेंगे तो इसके कारण डेथ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि पेशेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें 2 तरह का होता है, या तो सिम्टम को कंट्रोल करेंगे या जो फ्यूचर में ये दोबारा होने वाला है उसके रिस्क को कंट्रोल करेंगे। तो पहला असेसमेंट ऑफ सिम्टम कंट्रोल, इसमें सबसे पहले हम पेशेंट से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि जो 4 वीक से या 1 महीना कह सकते हैं, क्या आपको वीक में 2 बार सिम्टम आया है, 2 बार से ज़्यादा सिम्टम आया है डे टाइम में? क्या आप अस्थमा के कारण रात में जाग जाते हैं? क्या आप ये जो सवा रिलीफर है ये 2 टाइम से ज़्यादा यूज करते हैं 1 वीक में, या कोई ऐसा एक्टिविटी जो अस्थमा के कारण आप नहीं कर सकते हैं? तो ये चारों का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं रहा तो वेल कंट्रोल्ड है। अगर इन चारों में से 1 या 2 सिम्टम रहा मतलब कि पार्शियली कंट्रोल्ड है, और 3 से 4 रहा इन चारों में तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड है। तो ऐसे हम लेवल ऑफ अस्थमा कंट्रोल देखते हैं। सेकंड क्या था पेशेंट असेसमेंट में, द रिस्क ऑफ फ्यूचर पुअर आउटकम्स, मतलब कि ये जो फ्यूचर में आएगा उसका रिस्क कितना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे रिस्क फैक्टर को। तो ये डायग्नोसिस किया जाता है पीरियडिकली, एटलीस्ट 1 या 2 साल में किया जाता है, ठीक है। मेनली पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं, माने कि अस्थमा बढ़ रहा है या घट रहा है, इसी का हम असेसमेंट करते हैं पीरियडिकली एवरी 1 से 2 साल में। तो हम इसमें मेजर क्या करते हैं, इसमें मेनली मेजर किया जाता है FEV1, ठीक है, एट स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि इसमें हम सबसे पहले FEV1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से 6 मंथ के बाद ये लंग का जो फंक्शन है वो बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, इसको बार बार मेजर करते हैं FEV1 को। रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो रिस्क फैक्टर में मेडिकेशंस, कॉर्मोबिडिटीज, एक्सपोजर, सेटिंग, लंग फंक्शन और अदर टेस्ट हो सकता है। जैसे कि अगर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप नहीं प्रिस्क्राइब किए हैं, इनकरेक्ट इनहेलर टेक्निक यूज कर रहे हैं, या सावा यूज ज़्यादा कर रहे हैं। कॉर्मोडिटीज में क्या हो जाएगा, आप मोटे हैं, आपको राइनोसाइनोसाइटिस है, क्रोनिक गर्द है, कन्फर्म फूड एलर्जी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या प्रेगनेंसी है। एक्सपोजर तो आप स्मोकिंग या जिस एलर्जी से आपको क्या है प्रॉब्लम है, या एयर पॉल्यूशन में है। सेटिंग तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लंग फंक्शन तो लो FEV1 है, स्पेशली अगर ग्रेटर देन लेस देन 60% रहा है ना तो हाईली से रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। अदर टेस्ट जैसे कि स्पुतुम या ब्लड स्नोफिलिया, एलिवेटेड FeNO एलर्जी के दर्द में, ठीक है। कह रहा है कि अगर किसी को रिस्क फैक्टर इसमें से कुछ भी हुआ तो वो सिम्टम को ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना गीना 2020 के अनुसार, अगर आपको इंटुबेटेड या इंटेंसिव केयर ऑफ अस्थमा के समय 1 बार या 1 बार से ज़्यादा सीवियर एक्जर्वेशन हो जाए, मतलब एकाएक बढ़ जाए 12 मंथ के अंदर, तो ये एक मेजर इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है अस्थमा के बढ़ने का, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्टेप वाइज अप्रोच। इनिशियल कंट्रोलर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के पहले हम रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या एविडेंस है जिससे कि हम डायग्नोसिस कर सकते हैं अस्थमा को। उसके बाद इसके सिम्टम को डॉक्यूमेंट करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम को कंट्रोल करना है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। लंग फंक्शन को एक्सेस करते हैं FEV1 से, ट्रेन करते हैं पेशेंट को कैसे इन्हेलर को सही तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद सारे टेक्निक को चेक करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं फॉलो अप करने के लिए। गीना के अनुसार मेनली 2 से 3 मंथ
आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल कंट्रोलर आपको फॉलोअप करना होता है। तो स्टेप बाय जिसमें हम कैसे ये करेंगे, तो सबसे पहले एक्सेस करेंगे। क्या एक्सेस करना है कि डायग्नोसिस का कंफर्मेशन करना है, उसके बाद रिस्क फैक्टर देखना है, ठीक है। और क्या क्या देखना है, तो कॉर्मोडेटिज में इन्हेलर टेक्निक सही से हो रहा है कि नहीं। अब चलिए हम स्टेप बाय ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर जो सिम्टम है वो मंथ में 2 बार से कम आए तो हम उसको क्या करेंगे, तो 2 चीज़ का किया जाएगा, या तो कंट्रोलर और रिलीफर यूज़ किया जाएगा। कंट्रोलर में हम क्या यूज करेंगे, लो डोज ऑफ ICS देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जहाँ पे स्टार रहेगा ना, उसका मतलब ये होता है कि इसको सिर्फ बुधेसोनाइड फॉर्मेटेरॉल के फॉर्म में देंगे। अदर कंट्रोलर में कौन सा हो जाएगा, लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और जब भी ये कब लेंगे, जब हम सावा लेंगे। सावा मेनली या तो सेपरेट लिया जाता है या ICS के साथ लिया जाता है, ठीक है। स्टेप टू कब होगा, जब ये जो ये सिम्टम है ये मंथ में 2 बार आए या उससे ज़्यादा आए, लेकिन 1 बार से कम ना आए। मतलब कि एक दिन में हर दिन नहीं आना चाहिए, लेकिन मंथ में 2 बार या 2 बार से ज़्यादा आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। लो डोज ऑफ ICS भी दे सकते हैं जब भी सावा लिया जाएगा, ठीक है। स्टेप थ्री में क्या है कि सिम्टम मोस्टली मतलब हर दिन हो जाएगा। आप रात में अस्थमा के कारण जाग रहे हैं तो लो डोज ऑफ ICS और लावा दिया जाता है। लावा तो आपको पता है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर कंट्रोलर ऑप्शन में हम मीडियम डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लो डोज ऑफ ICS और LT-RA देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रिलीफर की तरह है तो रिलीफर जब भी ज़रूरत हो लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्मोटेरॉल देते हैं पेशेंट को, ठीक है। स्टेप फोर में क्या रहता है, तो सिम्टम हर दिन होगा। अस्थमा आपको रात में जगा देगा, ये एक वीक में 1 बार से ज़्यादा, ठीक है। आपका लंग फंक्शन लो होगा, तो इसमें हम मीडियम डोज देते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लावा का। हाई अदर कंट्रोलर में हम ICS का हाई डोज देते हैं। उसके बाद हम ऐड ऑन करते हैं कौन सा, तो थियोट्रोपियम और ऐड करते हैं LT-RA, ठीक है। पचमा में हम क्या देंगे, तो इसमें सारे चीज़ हाई डोजेज होंगे क्योंकि ये सीवियर केस होगा और अनकंट्रोल्ड होगा, ठीक है। ये स्टेपिंग डाउन अभी पढ़े ट्रीटमेंट, ये कब यूज करना है, कब अस्थमा बेल कंट्रोल हो जाएगा, अगर 3 मंथ तक नहीं आएगा। तो आप देखते हैं अस्थमा का सीवियरिटी, ठीक है। जो स्टेप 1 और 2 पर है वो माइल्ड अस्थमा में दिया जाता है, 3 पर है वो मॉडरेट अस्थमा में दिया जाता है, और जो 4 पर है 4 और 5 वो सीवियर अस्थमा के लिए है। तो इस तरह से हम लेवल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स कि एक्यूट सीवियर अस्थमा का क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो क्लिनिकल फीचर्स 2 तरह से लेंगे, एक तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो हम पूरा पेशेंट है जो पूरा एक्सप्लेन करता है। ऑब्जेक्टिव में मान ली आपको हाँ ना मतलब ऑप्शन दिया जाएगा चूज करने के लिए। तो सब्जेक्टिव में मेनली चेस्ट टाइटनेस कितना बढ़ता है, बीजिंग, डिस्निया, उसके बाद वो पेशेंट जो है वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ब्रीथलेसनेस, ये सब होते हैं। ऑब्जेक्टिव में वेंटिलेशन बढ़ा हुआ रहता है, टैकीकार्डिक रहता है, पल्स पैराडॉक्सस रहता है, उसका बाद स्पायरोमेट्री में ये डिक्रीज दिखेगा। उसके बाद आर्टेरियल ब्लड जो है वो हाइपोक्सीमिया शो करेगा। एक्सरे में इंफॉर्मेटिव नहीं रहता है। नॉर्मल या राइज होगा PCO2, तो ये इंडिकेशन होता है रेस्पिरेटरी फेलवर का। इसमें इमीडिएट मॉनिटर और थेरेपी करने की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक्यूट सीवियर अस्थमा का, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है फेस मास्क के द्वारा। गोल होता है कि O2 जो सैचुरेशन है 90% से ज़्यादा हो जाए। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो हाई डोज ऑफ सावा है।
ये सावा जो है नेबुलाइजर से दिया जाता है या एमडीआई से दिया जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी फेलियर को सही करने के लिए आईवी बीटा एगोनिस्ट देंगे, उसमें नेबुलाइजर करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक में अगर रिस्पॉन्सिव नहीं रहा आईवी बीटा 2 एगोनिस्ट से, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट आईवी और नेबुलाइजर भी यूज करेंगे। प्रोफाइलेटिक इंटूबेशन करवाएंगे, इंडिकेटेड होता है अगर PCO2 राइज करेगा तो, ठीक है। दूसरा है रिफ्रैक्टरी। चलिए अब एक पढ़ते हैं रिफ्रैक्टरी अस्थमा के बारे में। क्या के बारे में? REFRACTOR, रिफ्रैक्टरी अस्थमा। इसमें क्या होता है, पेशेंट होता है उसको अस्थमा ही होता है, लेकिन अस्थमा पेशेंट को रिफ्रैक्टरी अस्थमा कब कहते हैं? जब ये अस्थमा लगातार होता है, मतलब इसके सिम्टम्स सही होते ही नहीं हैं, उसके बाद बार बार अस्थमा का अटैक आता है, लंग फंक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वो दवा ले रहा है अस्थमा के लिए, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो कुछ जो रिफ्रैक्टरी अस्थमा होता है ना, वो ओरल स्टेरॉइड से मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो सम रिफ्रैक्टरी अस्थमा पेशेंट हैव टू टेक ओरल स्टेरॉइड सच एज प्रिडनिसोन, किस लिए? तो मैनेज करने के लिए अस्थमा को। तो क्या ये जो रिफ्रैक्टरी अस्थमा होता है वो COPD का फॉर्म होता है? तो ये जो रिफ्रैक्टरी अस्थमा होता है ये सीवियर और इरिवर्सिबल होता है, और ये अस्थमा के जो ट्रीटमेंट होते हैं उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो फिर इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका मेन स्टेप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इनहेल्ड स्टेरॉयड और उसके साथ साथ 1 और 2 कंट्रोलर एजेंट देंगे, और उसके में जैसे एग्जांपल में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लीकोट्राइन्स, उसके बाद ओरल थियोफाइलिन, ये सब देंगे, ठीक है। तो हमने और भी कौन कौन से अस्थमा पढ़ा है? तो नॉक्टर्नल अस्थमा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा जो मेनली एक्सरसाइज करने पे इंड्यूस होता है, एलर्जी अस्थमा, ठीक है। और सिम्टम को मेनली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड 2 तरह का, माइल्ड इंटरमिटेंट और माइल्ड परसिस्टेंट। मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में बांटा गया है। अब जो ये रिफ्रैक्टरी अस्थमा हमने पढ़ा, जो मेडिकेशन से कोई भी ये उनको सुविधा या सही नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उन्हें मेनली इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी किया जाता है, और उसमें लावा तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दिया जाता है, और कहा जाता है पेशेंट को कि आपको जो डोज दिया जा रहा है, जितना बार दिया जा रहा है, आप उसको सही से फॉलो कीजिए। और एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि आप बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन और कॉक्स इनहिबिटर ना लें, ठीक है। उसके बाद ट्रीट किया जाता है अपर एयरवेज डिजीज को, सिस्टमेटिक डिजीज को। और जो वुमेन मेनली, कुछ कुछ वुमेन में क्या होता है ना कि अस्थमा मेनली जब मेंस आने वाला होता है ना, उस समय बढ़ जाता है, मतलब इसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल वर्सनिंग ऑफ अस्थमा। मतलब अस्थमा आने के 3-4 दिन पहले, सॉरी, ये मेंसी आने या पीरियड आने के 2-3 दिन पहले क्या होता है कि उन लोग को अस्थमा ज़्यादा होने लगता है। तो उनको क्या दिया जाता है? तो उन्हें प्रोजेस्टेरॉन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर दिया जाता है, ठीक है। अब एक और अस्थमा के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा। देखिए, अभी तक अस्थमा में हम क्या कर रहे थे कि अस्थमा में अगर सही करना है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे थे, लेकिन मान लो कोई क्या कर रहा है, आज ले रहा है दवा, कल नहीं ले रहा है, परसों ले रहा है, चौथा रोज नहीं ले रहा है, इस तरह करते करते बहुत दिन हो गया। अब उस पेशेंट का शरीर क्या हो गया? कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए रेजिस्टेंट हो गया। मतलब अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो ना दो कोई टेंशन नहीं है, मतलब शरीर उस पर ये कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा। तो उसी को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिस्टेंस अस्थमा कहते हैं, जिसमें कि जो पेशेंट है वो हाई डोज लेने के बाद भी, हाई डोज ऑफ ओरल प्रिडनिसोन या प्रिडनिसोलोन लेने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। कंप्लीट रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस हो जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं ब्रीतल अस्थमा का। क्या? BRITTL, ब्रीतल अस्थमा।
ये एक रेयर टाइप का अस्थमा है, लेकिन सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा है। इसमें मेनली आपको 2 टाइप पढ़ना पड़ेगा, दोनों टाइप एक दूसरे से अलग होते हैं। ये जो होता है ना, एक आता है, मतलब कि 2 टाइप का अस्थमा पहले समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो पहला टाइप का ब्रीथर अस्थमा है, इसमें क्या है कि आपका डिजीज का ट्रीटमेंट सही से चल रहा है, फिर भी एकाएक क्या हो जाएगा, वाइड पीक फ्लो वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। टाइप 2 में क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है पहले से एकदम वेल कंट्रोल्ड अस्थमा हो रहा है, लेकिन एकाएक क्या हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह का 2 ब्रीथल अस्थमा होता है। दोनों को चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला डिफ्रेंशिएशन तो समझ गए। दूसरा क्या है, तो जो टाइप 1 है उसमें सस्टेन्ड या क्रोनिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में, लेकिन टाइप 2 में क्या होगा, सडन अनप्रिडिक्टेबल ड्रॉप हो जाएगा। इसमें जो लंग फंक्शन टेस्ट है वो नॉर्मल रहेगा और सिम्टम जो है वो वेल कंट्रोल रहेंगे। अगला डिफ्रेंशिएट देखते हैं। टाइप 1 जो है वो मैनेज किया जाता है ओरल स्टेरॉयड और इन्फ्यूजन ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट से। वहीं टाइप 2 किससे मैनेज किया जाता है, तो जो एलर्जी के कारण ये हुआ है उसको अवॉइड करके और सबकुटेनियस एड्रेनल एडमिनिस्ट्रेशन करके। ठीक है, अगला जो अस्थमा है उसको कहते हैं एस्पिरिन सेंसिटिव अस्थमा। इसमें है ना, एस्पिरिन लेने के बाद आपके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम है वो और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है सिस्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर का। फिर जो ये सिस्ट ल्यूकोट्राइन C4 सिंथेज है उसका पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें और भी क्या हो सकते हैं, तो पेरिनियल राइनाइटिस और नसल पॉलिप्स देख सकते हैं। तो इसमें क्या अवॉइड करना पड़ेगा, तो एस्पिरिन किसके अंदर आता है, कॉक्स नॉन सेलेक्टिव कॉक्स के अंदर आता है। तो जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये मेनली रिस्पॉन्ड करेगा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी ल्यूकोट्राइन्स पे। ठीक है, एल्डर पीपल में क्या होता है, मेनली एल्डर पीपल में मैनेजमेंट सेम होता है जो अदर्स में होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट के कारण मसल ट्रिमल देखने को मिलता है। ठीक है, ये COPD अस्थमा ओवरलैप ज़्यादा कॉमन होता है। अब देखते हैं कि ये सर्जरी किस में कर सकते हैं। अगर जो अस्थमा है वेल कंट्रोल्ड है और उसमें जनरल एनेस्थेसिया और इंटुबेशन का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, जो पेशेंट ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं उनमें क्या है, एड्रिनल सप्रेशन है, और तो उसमें क्या किया जाता है, सर्जरी से पहले हम उनके डोजेज को बढ़ा देते हैं। फिर देखा जाता है कि पेशेंट का जो FEV1 है वो लेस देन 80 डिग्री हो, तब भी हम क्या करते हैं, और सर्जरी के पहले OCS का डोज बढ़ा देता है। वो OCS में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब सर्जरी कंट्राडिक्टेड के कहाँ कहाँ पे होता है, जिसमें हम जो अस्थमा है उसमें हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेंटेन कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सर्जरी के बाद ज़्यादा हो जाता है और वुंड हीलिंग में डिले होता है। अस्थमा COPD ओवरलैप, इसमें क्या होता है, जो अस्थमिक जिस पेशेंट को अस्थमा होया हुआ है और वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनमें मिली अस्थमा COPD ओवरलैप देखा जाता है। इसमें जो अस्थमा है उसमें इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन देखा जाता है, मतलब वो जो एयर फ्लो में चेंजेज होते हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। तो CO पेशेंट में जो ये अस्थमा होता है उसमें मेनली ज़्यादा रिवर्सिबल और इंक्रीज एयरवेज और ब्लड स्नोफिल देखने को मिलता है। तो इसमें हम ट्रिपल थेरेपी करते हैं, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लाबा और लामा तीनों देते हैं। स्मोकिंग एस्थमेटिक पेशेंट में ये जो अस्थमा है उसको ज़्यादा सीवियर बना देता है, जिसके कारण ज़्यादा लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लंग फंक्शन को कम कर देता है और डेथ के रिस्क को बढ़ाता है। कैसे, जो ये स्मोकिंग है ना वो HDAC2 को रिड्यूस कर देता है। HDAC2 का फुल फॉर्म ऊपर ही बताए थे, जिसके कारण जो हमारा पेशेंट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से
रेजिस्टेंस हो जाता है। मैनेज कैसे करेंगे, तो इसमें स्मोकिंग को बंद करेंगे, ट्रिपल थेरेपी करेंगे। ठीक है। अब जिस पेशेंट को अस्थमा है और अभी जो इंडेमिक पेंडेमिक चल रहा है, ये क्या का पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 का। तो अब देखते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो इसमें मेनली हम जो जिस पेशेंट को कोविड-19 है और अस्थमा है, उनमें स्पायरोमेट्री अवॉइड करते हैं। ठीक है। अवॉइड स्पायरोमेट्री इन पेशेंट विथ कन्फर्म्ड या सस्पेक्टेड कोविड-19। जिस पेशेंट को कोविड-19 है उनमें हम स्पायरोमेट्री को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो स्पायरोमेट्री है वो वायरल पार्टिकल को फैला सकता है और वो जो पेशेंट है उससे जो स्टाफ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें ये एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचाने के लिए मेनली उनमें स्पायरोमेट्री अवॉइड किया जाता है। उसके बाद फॉलो किया जाता है कि जो पेशेंट हैं उनके ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में ना आए। इसमें फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर, ताकि जो एरोसोल जनरेट हो रहा है वो हेल्थ केयर जितने वर्कर डॉक्टर हैं उनमें ट्रांसफ़र ना हो। जैसे कि जो नेबुलाइज़र यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी यूज कर रहे हैं, जो स्पुतम इंडक्शन हो रहा है, ये सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। फॉलो हेल्थ केयर को एडवाइस किया जाता है कि आप हाइजीनिक बनाए रखें, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रखें। ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप जो अस्थमा मेडिकेशन है उसको कंटिन्यू करें। मेनली इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो अस्थमा मेडिकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर क्या अस्थमा वर्स हो रहा है तब हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड को स्टॉप कर सकते हैं कि अगर उसके कारण हो रहा है तो। ठीक है। अब जो पेशेंट है जिनको सीवियर अस्थमा हो गया उनमें बायोलॉजिक थेरेपी कंटिन्यू होता है। एकाएक जो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड है उसको एकाएक बंद नहीं किया जाता, उसको टैपरिंग करके बंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद सभी पेशेंट जिसको अस्थमा होया हुआ है कोविड-19 को, उनको रिटेन एक्शन प्लान दिया जाता है कि कब उनको कंट्रोलर लेना चाहिए, कब उनको रिलीफर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोलर और रिलीफर मेडिकेशन का यूज करने से अस्थमा कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। इसलिए सब कुछ लिख के दिया जाता है, अगर कुछ हो तो मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत आना चाहिए। ठीक है। एवॉइड नेबुलाइज़र को एवॉइड करना चाहिए, जब पॉसिबल हो तभी करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नेबुलाइज़र के कारण जो ये वायरस हैं वो एक से दूसरे स्थान पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज करना चाहिए। तो अगर कोई बोले सिंपल भाषा में कि अस्थमा क्या है, तो अस्थमा एक सिम्टम है जिसमें वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस और कफ देखा जाता है, जो टाइम टू टाइम ऑकर होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। ये जो सिम्टम है इसमें एक्सपायरेटरी एयर फ्लो देखा जाता है, जिसमें डिफ़िकल्टी होती है एयर को बाहर जाने में लंग से, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब एयरवेज नैरोइंग होता है या एयरवे वॉल थिकनिंग देखने को मिलता है। म्यूकस ज़्यादा सक्रियत होता है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा फैक्टर ट्रिगर या वर्स कर देता है अस्थमा पेशेंट को, तो वायरल इन्फेक्शन, डोमेस्टिक या एक्यूपेशनल ये एलर्जेंस। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सेज है वो ज़्यादा लाइकली देखने को मिलता है जब अस्थमा अनकंट्रोल्ड है। कुछ ड्रग भी ट्रिगर करते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर और एस्पिरिन या एनसिड। अस्थमा फ्लेयर अप क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्थमा फ्लेयर अप का स्पेलिंग FLARE, फ्लेयर अप मतलब कि इसका बार बार आ जाना या किसी कारण इसके अटैक बढ़ जाना। ठीक है। ये मेनली तो उन पेशेंट में होता है जिनमें वो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अस्थमा जो है वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, कभी कभी ये फीटल भी होता है। इसमें स्टेप वाइज अप्रोच करना ज़रूरी है। रेगुलर कंट्रोलर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर टाइम पे हम इसका देखभाल करें और टाइम पे ड्रग्स लें तो ये सही हो जाएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है आपको अस्थमा समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।